कोई माइकलाल था या राजनीतिक संगठन या वे नेता जो आज जैसे ही चुनावी बिगुल बजता है तो दिखाई देने लगते मेंढक की तरह निकल आते, जैसे कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अगर बात करें हम 3,000 करोड़ या 300 करोड़ की, कि वो 300 करोड़ धर्म के नाम पर महाकुंभ जैसे कार्यक्रम में लगाया जाए, लेकिन शिक्षा में नहीं लगाया जाता। तो गांधी जी, आपकी नजर में गांधी क्या है? ये सिर्फ एक इंसान। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं आपका दोस्त टीएन मनीष। आज हमारे साथ एक खास मेहमान, आजाद समाज पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मकरंद बौद्ध हैं। और मकरंद बौद्ध से हम एक लंबी चर्चा करने के मूड में हैं। बात करेंगे हम बात करेंगे मनुवाद पर, हम बात करेंगे दलितवाद पर, हम बात करेंगे बाबा साहेब अंबेडकर पर, हम बात करेंगे कि आखिर समाज में तमाम तरह की चांद पर पहुंचते जमाने के बीच भी आज क्या वजह है कि एक जो खाई हम हमेशा कहते हैं, विषमता कहते हैं, अंतर कहते हैं, वो अंतर आज क्यों महसूस होता है? सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से और समाज की तरफ से किस तरह की जो अब तक की हम कहें कि उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां इस नजरिए से कि अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रूह कांप जाती है। लेकिन आज बहुत कुछ बदला है और कई शब्द जन्म ले चुके हैं। तो मकरंद भाई, आपका बहुत स्वागत करते हैं आचरण में। मकरंद जी, क्या लगता है आर्यव्रत के बारे में? यह धारणा है कि मनु ने जो है, मनुष्य जो मनु की संतान है और मनु ने रचना की, सृष्टि की, इस तरह की बात है। और आज एक वाद बनकर वो विवाद का कारण क्यों है मनुवाद? जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपके आचरण न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। और मैं अपनी बात रखने से पहले, सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपनी बात रखने से पहले जय भीम के नारे को बुलंद करना चाहूंगा। जय भीम। और बाबा साहब के सम्मान में कुछ पंक्तियां हैं। ये रुतबा मेरे सर को, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम। जैसा कि बात, मेरा सवाल सीधा था कि मनुवाद, जैसा आपने मुझसे सवाल किया मनुवाद, तो मैं सर्वप्रथम पहली बात तो ऐसी रीति कुरीतियों, जिन रीति कुरीतियों में मनुष्य के नाम पर किसी जाति वर्ग विशेष का ऊंच नीच को देखते हुए दमन शोषण हुआ हो, तो मैं ऐसे मनुवाद में कतई विश्वास नहीं रखता। सर्वप्रथम पहले तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए, हमारे पिता होते हैं तो हमें मालूम होता है मेरे पिता हैं, मेरे पिता का नाम क्या है। कोई अगर प्रमाणीकरण के साथ इस बात के सबूत देता है कि मनु महाराज कौन थे, मनु महाराज का कहाँ जन्म हुआ था और उनका क्या वजूद, क्या अस्तित्व है, तो मेरे मायने में ये जो है, ये मनु महाराज और उसके बाद मनु विधान, ये मनगढ़ंत एक ऐसी कुरीतियों को रचा गया जिसमें कुछ वर्णाक्रम में विश्वास रखने वाले लोग नहीं, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताऊं मकरंद जी कि ऐसा नहीं है। मनुस्मृति बाकायदा ग्रंथ है, उसमें श्लोक हैं संस्कृत के, बहुत सारी उसमें रीति नीति का वर्णन है और उस रीति नीति के आधार पर व्यवस्थाओं के संचालन की अपेक्षाएं की गई है, डूज एंड डोंट्स तय किए गए हैं। खास तौर पर उसमें अगर आप जाएंगे, अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप
इस अपनी जो मूल विचारधारा है उसको एक तरफ रखकर एक विद्यार्थी की भांति आपको मैं बताऊं कि आपको मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे ना तो आपको और समझ में आएगा कि आखिर इसके भीतर ब्राह्मणों के जीवन जीने का जो तरीका उसमें बताया है वो कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। तो मेरा कहना यह है कि हम विरोध के लिए विरोध करें तो मजा नहीं आता। देखिए क्या होता है कि शिक्षा का दीप बाबा साहब ने जलाया, इस बात को हम सब जाति धर्म भेद से ऊपर उठकर स्वीकारते हैं। और उन्होंने जो कुछ दिया उनके साथ 298 और भी लोग थे और एक ड्राफ्ट कमेटी में ऐसे सज्जन थे जिनको भुला दिया गया है। आपने ये बोला है कि मनु ने एक ऐसे विधान को रचा है जिसमें आम लोगों का अपना जीवन किस प्रकार होगा, क्रियाकलाप किस प्रकार होगा, उनको किस व्यक्ति को कैसा कर्म करना होगा। तो कर्म के माध्यम की तो बात मैं यहां खंडन करना चाहता हूं। आपकी 100 बातों की एक बात मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा कि जैसे आज यूपीएससी के एग्जाम में अभी जो रिजल्ट क्लियर हुआ है जी, उसमें वाल्मीकि समुदाय के लोग भी एसडीएम कलेक्टर बने हैं, निश्चित बनते हैं, बिल्कुल बनना चाहिए। अगर हम उस विधान की बात करें जिस विधान का आप समर्थन कर रहे हैं तो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि आप विरोध करिए। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको पूरी, हमको आपको सबको अपनी बात रखने की जो स्वतंत्रता दी गई है हम उसका पूरा लाभ लेंगे, लेना भी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप विरोध करिए लेकिन विरोध तर्क सम्मत होना चाहिए। नहीं, निवेदन ये है। जहां तक मेरे जो ज्ञान का अनुभव है, आपका जो सवाल का जवाब होगा वो तर्क सम्मत ही होगा। सबसे बड़ी बात यह बताइए कि संविधान निर्माता बाबा साहब ने जब से हमें संविधान दिया है तो हमें पहली बात तो ऐसे किसी विधान पर अंदरूनी रूप से चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पंक्तियां कही वो पंक्तियां नहीं है, ये एक दलित शोषित समाज और वंचित समाज को उठाने का जो काम संविधान निर्माता बाबा साहब ने किया, ये उस मनुवाद को क्रॉस करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, आपने अगर ये कहा है कि वो वर्णाक्रम के आधार पर, तो मैंने आपको जवाब दिया कि आज ये भारत देश इस हद तक आजाद हो चुका है लेकिन उस आजादी में भी वह दमन कहां हो रहा है। जैसा कि आईएएस आईपीएस में जो हमारे वाल्मीकि समुदाय के और अन्य भी निचले तबके के जो लोग आईएएस आईपीएस बने, अभी जैसे आपने देखा होगा एक लड़का कोई महाराष्ट्र का है वो भेड़ चराता था तो वो बना है। अगर हम बात मनु के विधान की करते हैं तो मनु के विधान में तो जिस व्यक्ति को समतुल्य खड़ा नहीं होने दिया जाता था, उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था तो बाबा साहब ने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको अर्जित करने में वो समय देखे हैं कि कई छात्र अंदर बैठते हैं, बाबा साहब बाहर बैठते हैं। तो अगर कोई ऐसा विधान हमारे देश में संचालित था तो मेरे मायने में तो ये जो विधान खत्म हुआ है और भारतीय संविधान को लागू किया गया, ये बहुत अच्छा और उत्तम रहा। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं सिर्फ वही समझाना चाह रहा हूं और समझना चाह रहा हूं कि उसके भीतर जो बातें हैं उन बातों को विस्तार से समझने की भी जरूरत होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर कोई चीज का विरोध कर रहे हैं मकरन जी, तो मेरा निवेदन है कि उस विरोध के बीच में ये बात तो हो कि जैसे आज मैं कुरान को गलत बोल दूं, अब मैंने कुरान का कहा नहीं पढ़ा और मैं गलत बोल दूं, या मैं गीता को गलत बोल दूं, या मैं आपके किसी विचार को गलत बोल दूं, तो ये मैं नहीं कह सकता जब तक कि मैं स्वयं उसके अंदर से गुजर नहीं जाता हूं। तो ऐसा नहीं है, चीजें हैं। लेकिन हमको, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज आप दलित समाज को जगाने के लिए, उनको उनकी बराबरी के लिए तमाम तरह की आप पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहना है कि आज अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी स्तर पर अपने समाज बंधुओं को ये बताने और ये समझाने की स्थिति बना दें कि भाई आप अगर कोई चीज का विरोध कर रहे हैं तो पहले उससे गुजर जाइए, समझ लीजिए, फिर करिए। कि हमने शिक्षा तो ले ली लेकिन हम आंख में पट्टी बांध के चल रहे हैं, तो मैं उस पट्टी को हटाना चाहता हूं।
सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग और चल भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब की विचारधारा में आखिर विघन कौन पैदा कर रहा है? आखिर वे कौन लोग हैं जिनको बाबा साहब से नफरत है? वो भी बाबा साहब जब रहे नहीं, जो मात्र मूर्ति के रूप में और विचारों के रूप में स्थापित हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, वो वास्तविकता प्रतिमा का विरोध नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि उनको बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान के द्वारा जो आर्टिकल अनुच्छेद मिले और उनमें जो एक दलित शोषित वंचित समाज को एक उठने का अवसर प्रदान हुआ है, तो मेरे मायने में पूछा जाए तो जो उठने का अवसर प्रदान हुआ है और उस उठने के अवसर के बाद जो पुरानी परंपरा थी, जिसको हम मनुवाद कह सकते हैं, ठीक है ना, उस मनुवाद का खात्मा हुआ और उस मनुवाद के खात्मे में आपने जो बात कही, वर्णाक्रम में अगर श्रेष्ठ माना जाता है तो ब्राह्मण को माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नारी की बात कही, नारी की बात मैं पूछना चाहता हूं, केरल में जो स्तन ढकने पर टैक्स लिया जाता था, आखिर वे कौन लोग थे? किन्होंने यह सिस्टम लागू कर रखा था कि निचले तबके की जो बहन बेटियां होंगी, वह अपने स्तन तब ढकेंगी जब उनको कर देना पड़ेगा। दूसरा, मैं और आपके समक्ष एक और बात रखना चाहता हूं। आपने पूछा कि आप मुझसे जो कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। जैसा कि यूपी के जो पूर्व के सीएम रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जी। जब उनके बंगले को खाली कराया गया तो खाली कराने के बाद वही व्यक्ति, आप भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, हम भी, लेकिन माननीय अखिलेश जी का बंगला खाली होने के बाद उसको गोमूत्र से धुलवाना, ये कौन सी परंपरा, कौन सी विधान का हिस्सा है? आप अगर ये हमसे यह पूछना चाहते कि मनुवाद में पूर्णता बुराइयां नहीं है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी व्यक्ति में 100 अच्छाइयां हों, अगर वह व्यक्ति मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का और मेरे वर्ग का दमन कर कर मुझे उठने नहीं दे रहा है, तो मुझे उसकी 99 अच्छाइयां देखना और आकलन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ, आप वहीं करिए, कंटिन्यू जी, करिए, तो कंटिन्यू। मैं ये कहना जा रहा हूँ आपसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे अखिलेश यादव जी रहे पूर्व सीएम यूपी के, आखिर किन बातों को ध्यान में रख के, किन तथ्यों को ध्यान में रखते वो बंगला धुलवाया गया था और उसका गोमूत्र से शुद्धिकरण कराया गया था? तो ये भाई ऐसा कौन से विधान में भाई मूत्र मूत्र होता है, मूत्र मूत्र होता है, और मूत्र से अगर शुद्धिकरण होता तो तो इंसान। आप क्या गौमूत्र को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं मैं मानता। उसको पवित्र नहीं आप, मानते मैं आप? बिल्कुल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता हूं? तो नहीं तो आप, गौमूत्र क्या है आपके नजर में? मेरी नजर में क्या, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। गोमूत्र की अपनी एक परिभाषा अलग से हो सकती है। हो सकता है कि साइंटिफिक रीजन कहीं वैज्ञानिकों के अनुसार वो कारगर सिद्ध होता हो, हम्म। लेकिन जहां तक मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हम एक डॉगी को लेते हैं और एक में बाउल में, एक में हम दूध रखते हैं और एक में गोमूत्र रखते हैं, तो वो उस चीज को नकार देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, पशु बोलते हैं। तो हम तो पढ़े लिखे तबके के और बाबा साहब के अनुयायी हैं। जैसा कि मैंने प्रथम स्लोगन में जय भीम बोला और अपनी बात रखने से पहले यह बात बोली कि हमें जो भी कुछ मिला है वो भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब की बदौलत मिला है। तो आप ये कहें, क्या मकरंद बौद्ध आप इस चैनल के माध्यम से मनुवाद व या रीति या परंपराओं का खंडन करते हैं, तो मैं वास्तविकता उनका पुरजोर करते हुए खंडन करता हूं और उनको नकारता हूं कि भाई, जिसमें ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। मैं पूछना इसको भी चाहता हूँ। गलत तरीके से लिया गया। नहीं 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 इस तरह की बहुत विचार आए, नहीं नहीं बहुत सारी देखिए बातें, मनीष जी, तर्क कुतर्क वितर्क सब तरह के मैंने भी सुने इसी एक चौपाई पर। जी। नहीं नहीं मनीष जी, सबसे जी। बड़ी बात यह है, जी। वो तो क्या है कि जैसे जैसे समय बदला, बिल्कुल। समय बदला तो हम देखते हैं कि 1828 में कांग्रेस बनकर तैयार हुई। वही कांग्रेस ने इस देश पर भरपूर राज किया और हमारे बाबा साहब ने भी अपने दुख भरे शब्दों में यह बोला कि कांग्रेस ने मुझे खून के आंसू रुलाए। तो खून के आंसू रुलाने का मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब के साथ मारपीट की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबा साहब को ऐसा लगा, जब बाबा साहब ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी के जीवन को पढ़ा, उन्होंने देखा उसमें कि भाई, जब एक कोई पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति किसी शादी समारोह के प्रोग्राम में जाता है और उस व्यक्ति से जब कुछ लोग, ऊंचे वर्ग विशेष के लोग ये बात पूछते हैं कि भाई ये कौन है,
तो जब ये बताया जाता है कि ये व्यक्ति फला फला जाति से है, तो उनकी पगड़ी उछाल दी जाती है, उन्हें अपमानित किया जाता है। जब इसलिए पिछले इतिहास को भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब ने पढ़ा और उन्होंने खुद ये रियलाइज किया, ये उन्होंने खुद महसूस किया कि भाई सारे बच्चे अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं बाहर बैठ के पढ़ रहा हूँ। भाई मुझे अगर बैठना है तो मुझे खुद अपनी टाट पट्टी या जो भी उस समय संसाधन हुआ करते थे वो स्वतः लेके जाना है। इस मटके से वे सारे बच्चे पानी पी सकते हैं, लेकिन वो जो हर बच्चा है वो पानी नहीं पी सकता है। तो उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने ये संकल्प लिया कि मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है और अंततः उन्होंने अन्य तकलीफों से लड़ते हुए, तमाम तकलीफों से लड़ते हुए जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जिसमें महाराज सयाजी गायकवाड़ का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम ये मानते हैं कि एक मरते हुए व्यक्ति को बचाने वाले का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमें समय समय पर सयाजी गायकवाड़ महाराज जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनके जन्मदिन को और उनके परिनिर्वाण को हमें मनाना चाहिए। क्योंकि आज अगर हमारे भारतीय संविधान निर्माता को विदेश में पढ़ने का अवसर मिला तो सयाजी गायकवाड़ की महाराज जी की वजह से मिला। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इन तमाम व्यवधानों के बावजूद भी जब ऐसा लगा बाबा साहब को कि ये एक वो व्यक्ति है जो भारतीय संविधान का रचयिता बन सकता है, तो उसमें भी जो आपने अच्छा, आपको लगता नहीं है? जी, मैंने आपकी पूरी बात समझी। जी, आज बाबा साहब की आत्मा अपने ही स्वजनों के कारण दुखी है, अपने ही समाज के कारण। जिस तरह से उनको राजनीति के स्वार्थ में आड़े लिया जा रहा है, हथियार बनाया जा रहा है, जिस तरह से 20 साल पहले, 2 दशक पहले, 15-20 साल पहले बहन मायावती ने मनुवादी 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 एक बात चालू करी और सारे दलितों को एकजुट किया। काशीराम साहब के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। काशीराम साहब कैसे उनको आगे लाए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आज विषय वो नहीं है। विषय ये है कि मनुवादी 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 करके पूरे आपने दलित समाज को, निचली जातियों को अगड़ों के साथ अलग रखते हुए एक भेद को, एक खाई को बढ़ाने का काम किया और बहुजन समाज की बात करते हुए नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन राजनीति के स्वार्थ ने पलटा खाया। नारा बन गया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। नारा बन गया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता बढ़ता जाएगा। तो ये क्या दलित समाज पहले कांग्रेस के हाथ का खिलौना बना, उसके बाद बहुजन के हाथ का खिलौना बन रहा है? तो क्या दलित समाज में वो विवेक, वो बुद्धि, वो शिक्षा लेने का संकल्प जिसमें ना तो कोई राजनीति हो, ना निहित स्वार्थ संगठन का हो, सिर्फ एक चीज हो कि मुझे समाज को आगे लाना है, ये कब होगा? ये सिर्फ एक दिवा स्वप्न है, दिन में देखे जैसे सपना है, ये जो मैं समझ पाया इतने सालों में। माननीय बहन जी हमारी आदर्श हैं जी, और भला हम अगर बात करें तो हम तो उनके कहीं से कहीं तक वोट छोड़ में भी नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ। माननीय पूर्व सीएम और 4 बार सीएम रही यूपी की, बिल्कुल उनको नमन करता हूं, उनके विचारों को नमन करता हूं, उनके त्यागों को नमन करता हूं। हो सकता है आपके स्टूडियो के माध्यम से आप मुझसे जो पूछना चाह रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते चार, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि यह शब्दों का जन्म कहां से हुआ और ये किसकी सोच थी, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम तथागत गौतम बुद्ध की बात करें तो तथागत गौतम बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया है। और जहां तक मेरा मानना है, संपूर्ण बहुजन समाज जिस हद तक तथागत गौतम बुद्ध को और उनकी विचारधारा को मानता है, और जो आपने बात कही जो इससे बड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं उनको नकारता है। मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने भी इन शब्दों, मेरा सीधा सवाल है मकरंद भाई कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और अगर आप बेबाकी से इस बात को अपने समाज के सामने नहीं लाएंगे कि भैया पहले तुम कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बने, अब तुम बहुजन समाज की बन रहे हो, कल किसी और की बनोगे, तो यार अपनी बुद्धि विवेक से इस लेवल पर चीजों को लाओ कि वास्तव में आपके अंदर चेतना जागृत हो, आप हथियार ना बने किसी का। मेरी चिंता ये है एक पत्रकार के नाते। पत्रकार के नाते अच्छी बात है, जायज, बिल्कुल। लेकिन यह जो चिंता आपकी है,
अगर यह चिंता पूर्व में जो अपने आप को अग्र कहते हैं, बड़ा कहते हैं, पूजनीय मानते, सम्माननीय मानते, उनकी रही होती तो ये जो स्लोगन लाए गए, ये जो वाक्य दोहराए गए कि तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, तो जहां तक मेरा मान है, वे शब्द जो इंसानियत को शर्मसार करते हों, उन शब्दों का उपयोग व्यक्ति जब करता है जब वो उस पीड़ा से गुजरा हो, उस समाज नहीं, को वो तो बहुत सदियों का और उसका एक पूरा इतिहास है। सदियों की बात नहीं कर रहे बिल्कुल इतिहास है, हैं जी, यह सदियों की बात नहीं कर वो रहे, तो यह है, देश की आजादी के अतीत है बाद वो। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण होने के बाद ये स्लोगन जो लाया गया उसकी बात चल रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि माननीय बहन जी ने, उनके परिवार ने, और जब से बहन जी ने होश संभाला है तब से उन्होंने ये ऐसा कुछ देखा होगा, और देखने के बाद उन्होंने ये देखा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्रदेश की मुखिया जब प्रदेश में नेतृत्व करती हैं तो ये शब्द उनके हों, इसका मैं खंडन करता हूं, क्योंकि भाई किसी भी पार्टी में कोई एक पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है। नहीं, उन्होंने तो खैर सवर्ण अधिकारियों के साथ नहीं किस नहीं, तरह के उसके लिए बर्ताव उसके लिए सार्वजनिक तौर पे किए हैं, नहीं, ये तो सारे मीडिया में है, सब जगह जग जाहिर ये है। तो श्रीमान तो वो कहीं ना कहीं जो रिवेंज है ना, प्रतिशोध, वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। हाँ, और तो उसको, और उस कुंठा को, उस कुंठा से समाज को निकालने की जिम्मेदारी मकरंद बौद्ध जैसे युवाओं के अंदर है मित्र। नहीं नहीं नहीं, ये सबसे बड़ी बात ये है बिल्कुल कि है। आज आपने मकरंद बौद्ध को ये अवसर दिया कि मकरंद बौद्ध उन कुंठा और कुरीतियों से अपने समाज को बाहर बस निकाल वही मैं सकता चाह है। रहा हूं। तो मकरंद बौद्ध शायद बाद में निकाल सकता है कि लोकतंत्र में जो अपने लोकतंत्र में जो अपना मीडिया है उसका एक अहम उस नाते योगदान तो मैं आपसे इतनी बेबाकी से है। बात उसी कर रहा हूं के ना, नाते मैं आपसे समाज के हक के लिए कर रहा उसका हूं। बहुत बड़ा योगदान है। आप भी चाहें तो मकरंद से पहले ये काम आप कर सकते हैं, हम तो कर ही रहे हैं आप कर लगातार, सकते हैं, और इस 3 दशक बात से से कर हमें रहा हूं। प्रसन्नता भी है कि चलो किसी माध्यम से। मैं तो भाई ये कल मेरे मन में एक विचार आया कि ग्वालियर में इतने न्यूज चैनल हैं, न्यूज चैनल के बाद और विश्वव्यापी मामला बन चुका है ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ का, बाबा साहब की संविधान निर्माता कितनों ने दिखाया। बिल्कुल हजारों लोगों ने दिखाया। लेकिन वही मैं कहता हूं कि हजारों में शायद न्यूज आचरण वो एक चैनल है कि जो दलित शोषित वंचित समाज के पास पहुंचा, उनके नेताओं के पास पहुंचा, उनके अनुयायियों के पास पहुंचा और उनकी बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारी भी बात पूरी नहीं हुई। आपने कहा कि भाई ये जो स्लोगन है जिससे सामाजिक वैमनस्यता बढ़ती बिल्कुल। है, तो मैंने आपसे बोला ये उस समय की बात है, शायद उस समय मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि 1983 में पार्टी का गठन हुआ और 83 में मेरा जन्म हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, तो मैं उस मामले में पूर्णतः आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो जो परिवेश रहा है मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, जो हाँ, मैंने देश काल अवसर मिला परिस्थिति की बात कर रहे हो। परिस्थिति के बाद, उस परिस्थिति वश वो कहते हैं ना कि जब कुछ लोग जिनको ज्ञान नहीं होता चलना शुरू करते और जब घर बदलाते तो कभी घर में टेढ़ी ईंट भी लग जाती है, उन्हें ये अंदाजा नहीं होता। तो उस समय के परिवेश में जब उनको ऐसा लगा कि हम देश में आजाद हो चुके हैं और आजाद होने के बाद हमको आजादी के साथ जीने का हक है। अच्छा ये बताओ, दलितवाद के अंदर, दलित समाज के अंदर आज कितने धड़े काम कर रहे हैं? मैं देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल, दलितवाद, कितने धड़े। मैं वही, मैं पहले तो कोई अगर मुझसे ये कहे कि क्या मैं दलित हूं तो मैं इसका खंडन करूंगा, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि दलित की परिभाषा दबे कुचले लोगों से की जाती है। अब नहीं है हम वो। नहीं नहीं, वही अब वो मैं तो, बोला। लेकिन वो राजनीति का कीड़ा जो है ना मकरंद भाई, वो हर 5 साल में एक बार उठाता है नहीं नहीं, इस चीज को, जो भी और महादलित और दलित के नाम पे, और रैलियों में लिखते हैं आपके बसपा और तमाम संगठन नहीं, कि दलित रैली है। बसपा को टारगेट मत सारे लोग, सारे मैं लोग, उन सारी पार्टियों सारी का खंडन पार्टियां, करता हूं बिल्कुल। जिन्हें लोकतंत्र से वोट का अधिकार मिला और वोट के लिए वो लोग तमाम तरीके के मुद्दे उठाते अच्छा, हैं। इसमें एक बात और होती है मकरंद भाई, विक्टिम कार्ड खेला जाता है समाज के द्वारा कि हमको कब इस चीज को मुद्दा बना के उठाना है, कब इसको गिराना है, उस पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। असल में ये लोग जो समय समय पर दलित शोषित वंचितों हाँ, के हमरा बनने की बात करते हैं, यस, सफर बनने की बात करते ये हैं, रंगे सियार जिसको कह सकते हो आप। हितैषी की बात करें, हितैषी होने की बात करती है, वे वो लोग हैं जिस तरीके से गिरगिट मुसीबत में आने पर जिस जगह होता है उस तरीके का रंग बदलता है।
तो ये वे लोग हैं जो वास्तविक स्तर से जो दलित शोषित और वंचित समाज है, दलित शोषित, जैसे मैंने कहा मैं दलित का विरोध करता हूँ, जो दबा कुचला हमारा समाज है, इसको उठाने का दिखावा करते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। जबकि वास्तविकता तो यह है कि अगर यह भारतीय संविधान नहीं बनता तो मुझे नहीं लगता है कि इस तबके को कोई माइकलाल था या राजनीतिक संगठन या वे नेता जो आज जैसे ही चुनावी बिगुल बजता है तो दिखाई देने लगते, मेंढक की तरह निकल आते, जैसे कि बरसात के समय मेंढक निकलते, इस तरीके से निकलते और टटराते हैं। तो ये ठीक वो उसी प्रकार हैं जो केवल दिखावा करने का काम करते हैं, और जो वास्तविक स्तर पर इस समाज को आगे लाने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए मैं जो भी जितना भी बोलूं वो कम है। राजनीति का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो अपने क्षेत्र से एमपी एमएलए बना है, सांसद विधायक बना है, वो उन सबका मुखिया है, जो उसका क्षेत्र आता है, सर्कल आता है, और उसका ये दायित्व बनता है कि मैं जब तक 5 साल तक यहाँ से विधायक हूं या सांसद हूं, मेरे ये जो लोग हैं ये किसी प्रकार से दुखी नहीं होंगे। और जब दुख का कारण वो व्यक्ति स्वयं बन जाए तो मैं तो ये कहता हूं, वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ऐसे लोगों का तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए। बात मिसिंग है, वो बात लापता है, और उस बात का चिंतन आप जैसे शिक्षित युवाओं को दम ठोक करके अपने निजी संबंधों को अलग रख के मकरंद भाई आपको बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा स्वार्थ है कि मेरे समाज पर किसी भी प्रकार का दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार ठीक है, बहुत अच्छी बात। जो समाज शिक्षा में जो उसको गिराया जा रहा है, जैसे देखेंगे आप कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अगर बात करें हम 3000 करोड़ या 300 करोड़ की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो 300 करोड़ धर्म के नाम पर महाकुंभ जैसे कार्यक्रम में लगाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा में नहीं लगाया जाता। तो अगर राजनीति एक दलदल है, एक्चुअली क्या है कि इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस कप में मेरी अगर पानी पीने की हैसियत नहीं है तो इसको कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें बैक्टीरिया है, ये बेकार है, तो मुझे इस तरीके से दिखाया जाएगा कि मैं इससे दूर रहूं। राजनीति अगर दलदल होता तो राजनीति में जो 7% है वो इस मात्रा में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसी बच्चे को अगर डराना हो तो हम बोल देते कि बेटा इस रास्ते मत जाना, इस रास्ते में भूत है, कुआं है। जबकि वास्तविकता कुछ और है। मैं इसका यहां खंडन करना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में अगर आपको किसी मंदिर पर कब्जा करना है तो आप संविधान रूपी मंदिर पर कब्जा कीजिए। आप समझ गए होंगे, पार्लियामेंट। हम पार्लियामेंट रूपी मंदिर पर कब्जा करते हैं। अगर बाबा साहब ने ये शब्द कहे तो इस बात को हम कैसे मान लें कि राजनीति एक दलदल है? सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से देश चलता हो, जहां से विधि विधान कानून चलते हो, कानून बनते हो, वो दलदल कैसे हो सकते? एक कोई पार्टी अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दे कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ग के लोगों की ही नेतागिरी करेंगे, हम किसी और का सहयोग नहीं लेंगे, हम उनको मुख्य धारा की राजनीति में लाएंगे और हम उसके लिए सर्वहारा के साथ नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये जो आपका कहना है कि कोई ऐसी पार्टी है जो इस बात का पुरजोर विरोध कर सके कि हम भाई जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, उच्च मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, हम उनका समर्थन नहीं लेंगे, तो मैं आपकी यहाँ बात खंडन करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी राजनीतिक जो पार्टी होती है वो किसी जाति वर्ग विशेष की नहीं होती है। लेकिन फिर पलटना नहीं चाहिए ना। नहीं, देखिए समय के अनुसार आप अपने नारे बदल रहे हो, समय के अनुसार विचार बदल रहे हो, समय के अनुसार आप बुनियाद अपनी चेंज कर रहे हो, तो फिर वो तो समाज से खेल रहे हो आप। समाज से नहीं खेल रहे, सीधे सीधे भी गर्मी सर्दी बरसात नहीं, वो तो इसलिए तो मैंने कहा, क्योंकि मेरे को मालूम है ना राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है ना शत्रु होता है, तो फिर सारे हमाम सभी हमाम में नंगे हैं। फिर इनमें असल क्या है? सबको नंगा नहीं बोल सकते। फिर क्या मतलब हुआ? राजनीति एक वर्ग से नहीं की जाती है। अगर राजनीति एक वर्ग से की जाएगी तो समस्या ये है कि जो दो खाई आमने सामने खड़ी कर दी गई हैं, दो दीवारें आमने सामने खड़ी कर दी गई हैं, वो यथावत रहेंगी और मानवता की ये विरुद्ध है। क्या हम अगर समाज किसी पर भरोसा कर रहा है तो क्या कांग्रेस में, भाजपा में, बसपा में, सपा में और भी देश के दूसरे दलों में
जो सिर्फ ये जानते हैं कि यार ये वोटर है, इनकी तादाद इतनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व का जो आज था, उस आज की बदौलत हमें एक विद्रोह की क्रांति छेड़ना पड़ी, जिसमें आपने मुझसे सर्वप्रथम दृष्टया ये सवाल किया था कि हाँ आखिर क्या मजबूरियां रही कि इस तबके को हाँ या इस तबके की जो देश की पहली पार्टी बनाई गई है जी आरपीआई के बाद, तो बहुजन समाज पार्टी को इन स्लोगनों का उपयोग करना पड़ा कि तिलक तराजू और तलवार जी लेकर मारो जूते चार। ये एक बहुत निंदनीय रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो पूर्व का आज रहा है, पूर्व के आज में उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया है, वो मैं आपके बाबा साहब के रूप में बता चुका हूँ। नहीं वो तो बहुत, वो सब इतना जानते हैं प्रताड़ित लोग। किया गया है कि उसको बुलाया नहीं जा सकता है, और जब उसको बुलाया नहीं जा सकता तो कहते हैं ना, जो चोट होती है चोट, अगर हमें गहरी चोट आई तो एक दिन में खत्म नहीं होती है। आज का हमारा जो तबका है वो इतना पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी हो चुका है, और बस इसी पढ़े लिखे होने के कारण कुछ सामंतवादी लोगों के दिमाग में ये बात असर करने लगी कि जो कल तक हमारे सामने से जब निकलते थे तो उनके गले में हांडी होती थी, पीठ पीछे झाड़ू बंधी रहती थी, और जो चप्पल उतार कर निकला करते थे, तो ये जो उनको क्या है, रास नहीं आ रहा है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते पार्टी का जो गठन हुआ था, तो ये जो शब्दों का दोहराया गया, ये हालांकि ये मानवता को संदेश नहीं देते, इंसानियत को संदेश नहीं देते। इन शब्दों से एक उग्रवाद, और सबसे बड़ी बात है कि जिस खाई को हम पाटना चाह रहे हैं वो पटती नहीं है। तो फिर मनुवादियों के साथ रह के मनुवाद का विरोध। सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो हम मनुवाद के कल समर्थक थे, ना हम आज समर्थक है। दूसरा, आप तो फिर उनको साथ ले रहे हो, वैचारिक तौर पे चलती राजनीति। तो सुनिए, राजनीति विचारों से चलती है मित्र। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो 2 वोट का अधिकार बाबा साहब के संघर्षों से मिला था, और जिसको 2 वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए हमारे इस देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले, हालांकि मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल ही नहीं मानता, क्या राष्ट्रपिता मैं गांधी जी को बिल्कुल ही नहीं मानता। यहाँ शायद आपकी नहीं, तो महात्मा गांधी क्या थे, राष्ट्रपिता नहीं थे? नहीं मानता मैं नहीं, क्या थे वो? देश की हो सक मैं तो ये कहूंगा कि देश का जो खंडन विखंडन हुआ है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। किनका? गांधी जी का। सबसे नहीं, तो गांधी जी आपकी नजर में गांधी क्या है? ये सिर्फ एक इंसान जिन्होंने देश की आजादी में कुछ हद तक देश की समानता स्वतंत्रता के लिए जो भी जिस हद तक काम किया, अगर ऐसा कुछ होता बापू कुछ, और अगर बापू कुछ हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश की संपूर्ण न्यायपालिका में अगर बापू की तस्वीर है, बापू ने अगर इस देश की लड़ाई में इस देश को, इस देश के दलित शोषित वंचितों को उठाने में अगर अपना अहम योगदान अदा किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि बापू से कई गुना अधिक संविधान निर्माता बाबा साहब ने इस देश की माताओं बहनों को हिंदू कोड बिल के, और यहाँ तक कि हिंदू कोड बिल में जो अधिकार मिले, ये कोई दलित शोषित वंचितों को नहीं मिले। हम सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा में जहां ये प्रथा सब लोगों के लिए लागू होती थी, उसका विरोध हुआ। तो हिंदू कोड बिल में मैं तो ये कहूंगा कि सवर्ण वर्ग से जुड़े लोगों का भी हित हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम न्यायपालिका में देखते हैं, हम जाते हैं, मेरी तो ये पर्सनल सोच भी और मांग भी है, मैं तो ये कहता हूं कि जब किसी भी न्यायपालिका के न्यायाधीश न्याय प्रमुख के चेंबर में गांधी जी की प्रतिमा हो सकती है, फोटो हो सकती है, तो इस देश का जो संविधान है, ये वर्तमान में जिससे पूरा देश चल रहा है, न्यायपालिका चल रही, कार्यपालिका चल रही, सारे विभाग चल रहे, उस संविधान निर्माता की प्रतिमा से या फोटो से परहेज क्यों किया जा रहा है? घर के पेड़ को अगर कोई काटने में सहयोग कर रहा है, वो उस घर का हिस्सा होगा या हितैषी होगा, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये मान लेना कि वो काटने वाला कम दोषी है, कटवाने वाला ज्यादा दोषी है। तो ऐसा लगता है इस तरह के लोग। पढ़ा लिखा दलित है सर, वो अपने आप को कभी भी दलित नहीं मानता है। वेरी गुड। अगर दलित मानता होता तो जिस बाबा साहब की प्रतिमा के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में केवल वे लोग जिनका नौकरी पेशे से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, जो बेरोजगार है, जिनके पास कुछ नहीं है, वह लोग अनुयायी के रूप में समर्थन कर रहे हैं। रूपे स्कैन वर्तमान में भी 6 साल के लिए निष्कासित है। नहीं तो फिर चंद्रशेखर मैं उसका जवाब दे ट्वीट आखिर हमारे बड़े भाई भीम आर्मी प्रमुख आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये ट्वीट क्यों करना पड़ा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल मुझसे, पहले भी ये मेरी पीड़ा थी कि ये सवाल आप मुझसे पूछिए। आपने अभी एक बात कही जो सीधे से शब्दों में, चाहे ये समझ लीजिए आपकी शिकायत बयां कर रही या फिर मुझ पर ये प्रश्न चिन्ह लगा रही कि मकरंद जी, आपने हमसे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि रुपए स्कैन नहीं है पार्टी में। हाँ, पार्टी में, उसके बावजूद आपके प्रमुख सुप्रीमो, हाँ, मैं उसका खंडन करने जा रहा हूँ कि आखिर
युवा दलित सबसे बड़ी बात तो जो वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करने वाले युवा हैं तो वो निश्चित ही बात है कि उनका जो लक्ष्य है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो जो शिक्षित युवा है वो केवल और केवल वास्तविकता उस रास्ते पर चलकर बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को अगर मजबूती कहीं से मिल सकती है तो शिक्षा से मिल सकती है। तो जो वास्तविक युवा है वो शिक्षा पर काम कर रहा है। आप कहते हैं जिसे इस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की, संत्रास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की? फकरन जी, आप हमारे साथ आए, जुड़े, बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। जल्द ही एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए विचार लेकर, कुछ नई बात लेकर आचरण आपके बीच फिर दस्तक देगा। नमस्कार। सभी भारतवासियों को मेरा नमोदय जय भीम। और अंत में मैं उन शब्दों को फिर दोहराना चाहूंगा, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम जय भीम जय भीम। सभी भारतवासियों को नमोदय जय भीम। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।